साथियों नमस्कार। भूगोल से संबंधित अपनी जो कक्षाओं का कार्यक्रम उसमें नियमित रूप से आज अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और नया टॉपिक आपको नजर आ रहा है पवन परिसंचरण पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट की अपन बात कर चुके हैं। पवन क्या है, पवन की दिशा व गति को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, साथ में कोरलिश बल क्या है, विषुवत रेखा पर जिसका मान शून्य होता है या न्यूनतम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। उसी कोरलिश बल के प्रभाव के आधार पर हैरल का नियम क्या है। हैरल ने नियम में बताया था कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इन बातों के बारे में अपन ने पूर्व वाली कक्षा के अंदर चर्चा की थी। आज अपन उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए पवन परिसंचरण के संदर्भ में ही, जहां अपने रखा था, इसके 3 पार्ट हैं परिसंचरण के। प्राथमिक परिसंचरण में अपने रखा था परमानेंट विंड, स्थान जो अपने का स्थायी पवनें, स्थायी पवनों के बारे में, जहां अपन कहते हैं पूरे वर्ष भर एक निश्चित ट्रैक पर जो चलती हैं, जिनको स्थायी पवनें कहते हैं। और स्थायी पवनों के ऊपर कोरिलिश बल का भी प्रभाव होता है। इसका तात्पर्य स्थायी पवनों की दिशा भी अपन कहें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से कुछ डिफ्लेक्टिव होती हैं, विक्षेपित होती हैं। तो आज अपन उन्हीं के बारे में अपन बातें शुरुआत करते हैं। देखिए, अपने टॉपिक लिखा हुआ है प्राथमिक परिसंचरण, और प्राथमिक परिसंचरण में जो अपन कहें जो पवनें आती हैं वो हैं अपनी परमानेंट विंड, स्थायी पवनें। और इसी स्थायी पवनों के संदर्भ में अपन क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, किस रूप में प्रश्नों की प्रकृति होती है जिसमें पेपर में पूछे जाते हैं, कि स्थायी पवनें कितनी हैं, उनका नाम क्या है। अपन के स्थायी पवनें 3 हैं, उनका नाम कौन सा है। कई बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है। इसका मतलब 3 विकल्प तो वो देगा जो ये हैं, जिसे अपन कहा ना कितनी है, 3 है। तो 3 नाम तो वो हैं और एक पवन का नाम अलग देता है जो परमानेंट विंड में शामिल नहीं होती है। विश्व के किस भाग में चलती है, किस भाग का तात्पर्य अक्षांशों की दृष्टि से किन अक्षांशों के बीच चलती है, या कौन सी वायुदाब पेटी से कौन सी वायुदाब पेटी की तरफ चलती है विश्व के संदर्भ में। फिर कहे कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है। क्यों फेरल के नियम के अनुसार जहां अपन के उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, तो जो अपनी परमानेंट विंड है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, तो उन पवनों की उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा है, दक्षिण गोलार्ध में कौन सी दिशा है। अधिकांशतः पेपर के अंदर अच्छे स्तर का जब प्रश्न आया है तो उसमें पवन की दिशा से जरूर आया है। जैसे उत्तरी गोलार्ध की भी पछुआ पवन की दिशा पहुंच सकता है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन की दिशा पहुंच सकता है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक या दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक। तो इस तरीके से अपने को दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति तीव्र क्यों हो जाती है, ये कंसेप्चुअल जो अपन के पिछले वाली जो क्लास थी उससे जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर जहाँ दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो पछुआ पवनों का एरिया है वहाँ जल ही जल है, महासागरीय विस्तार अधिक है, घर्षण बल कम लगने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है। तो जो अपन आगे देखेंगे किस वाले पार्ट में या किन अक्षांशों के अंदर ऐसी स्थिति है और जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति बढ़ जाती है। तो अपन शुरुआत से बात रखते हैं। देखिए, हेडिंग डालें स्थायी पवनें। इसी का ही दूसरा नाम है प्रचलित पवनें। इन्हीं को ही नाम देते हैं सनातनी पवनें। इन्हीं को ही नाम दिया जाता है ग्रहीय पवनें।
और इन्हीं को नाम देते हैं भूमंडलीय पवनें। पूरे भूमंडल पे चलती हैं। सबका तात्पर्य एक ही है, स्थायी यानी परमानेंट, पूरे वर्ष भर इनकी दिशा एक निश्चित होती है, इसको स्थायी पवनें कहते हैं। प्राचीन काल से ही प्रचलित रूप में चल रही है, इसलिए प्रचलित पवन भी कहते हैं। सनातन यानी पुराने समय से ही चली आ रही हैं, इसलिए इनको सनातनी पवन भी नाम दिया गया है। और ग्रहीय पवनें, पृथ्वी एक ग्रह है, पूरे ग्रह के ऊपर ये पवनें चलती हैं, इसलिए इनको ग्रहीय पवनें भी कहते हैं, प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं। और भूमंडलीय पवनें पूरे भूमंडल के ऊपर चलती हैं, इसलिए इनका नाम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। सबसे बड़े स्तर के ऊपर कोई पवनें चलती हैं तो वो स्थायी पवनें चलती हैं या प्रचलित पवनें चलती हैं। देखिए इसमें ये पवनें वर्ष भर एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती हैं। और ये ध्यान रखें, इन पवनों की दिशा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। सबसे ब्रॉड स्तर के ऊपर ये पवनें चलती हैं, जिनके ऊपर अपन ने कहा कि कॉरियोलिस बल का भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न जो अपन कहीं आभासी बल, जिसे अपन ने कहा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इस बल में के मान में वृद्धि हो जाती है। तो ध्रुव वाले भाग के पास जाके पवनों का विक्षेपण, उसका डिफ्लेक्टिव अधिक हो जाता है। तो अपने कहा पवनें वर्ष भर एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए चलती हैं और इनकी दिशा के ऊपर कॉरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। ये दो अपने बेसिक जानकारी। अब इसी में आगे लिखें, स्थायी पवनें 3 हैं। स्थायी पवनें 3 हैं। कौन सी हैं 3? देखिए, 1 नंबर पे व्यापारिक पवन, 2 नंबर पे पछुआ पवनें, और तीसरे नंबर पे जो आप देखेंगे ध्रुवीय पवनें। इसका तात्पर्य स्थायी पवनें कितनी? 3, और उनका नाम कौन सा है? व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड, पछुआ पवनें वेस्टर्ली विंड, ध्रुवीय पवनें पोलर विंड। इन 3 के अलावा कोई भी नाम रखता है, इसका तात्पर्य वो स्थायी पवन का भाग नहीं है। और ऐसा बहुत सी बार जब भी पेपर में रखा है, उसने कहीं न कहीं जब आप देखेंगे तो रखता है अलग रूप में। जैसे मैं आपके सामने कहा मानसूनी पवनें, उसने ऑप्शन में रखा परीक्षक ने ABCD, जिसमें 3 ये रख दी और 1 मानसूनी पवन को रख दिया, तो मानसूनी पवन है वो स्थायी पवन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि मानसूनी पवन सामयिक पवन है, परमानेंट विंड में शामिल नहीं है। तो सही मायने में स्थायी पवनें 3 है। अब अपन बात करते हैं एक एक पवन की,
कि ये पवन किन अक्षांशों के बीच है, किस वायुदाब पेटी से और किस वायुदाब पेटी की तरफ चलती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा है, इस पवन की कोई खास विशेषता क्या है, जिसके संदर्भित रूप में विशेष जानकारी देखते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 नंबर पे व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। एक नंबर पे व्यापारिक पवन। ट्रेड विंड। पूर्व में अपने क्लासों के अंदर वायुदाब से संदर्भित कक्षा हुई थी और उसमें अपन ने बात की थी वायुदाब और पवनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो अपने को वायुदाब पेटियों की जानकारी होगी तो ही अपने को पता चल पाएगा कौन सी पवन कहाँ से चल रही है और किस दिशा की तरफ जा रही है। तो अपन जो व्यापारिक पवनों की जो बात कर रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या स्थिति है, किस रूप में है। ये पृथ्वी है इस वाले पार्ट से संबंधित, और इस पृथ्वी के ऊपर जो आदर्श स्थितियों में जो अपन बात करें वायुदाब पेटियां और पवनों के संदर्भ में, देखिए आपके सामने ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये लिख दिया है 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का जो भाग है, इस वाले भाग को नाम रखा था विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। फिर अपन ने देखा दूसरा जो पार्ट 30 से 35 डिग्री का जो पार्ट है, और ये लिखा 30 डिग्री और ये लिखा 35 डिग्री, तो अपन कहें उत्तरी अक्षांशों का जो भाग है। और ऐसा ही दक्षिण में अपन ने देखा ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस वाले भाग में ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री और ये ध्रुव वाला भाग 60 डिग्री 65 डिग्री और ये 90 डिग्री ध्रुव वाला भाग। ऐसा ही दक्षिण में ये 60 डिग्री, ये 65 डिग्री और ये 90 डिग्री ध्रुव वाला भाग, तो ध्रुव वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस वाले भाग को जो पूर्व की कक्षा में अपन ने जो चर्चा की थी 30 से 35 डिग्री, इसको लिखा उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। ऐसा ही दक्षिण में 30 से 35 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री
उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। फिर अपन ने कहा 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में ध्रुव के पास जो अपन का सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और ध्रुव के पास वाले भाग में जिसको अपन ने कहा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो अपन कहें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। जो ध्रुव के पास है। और जब अपन ने बात की थी पवनों की, तो पवन को जब डिफाइन किया अपन ने, तो डिफाइन में ये कहा था अगर वायु की क्षैतिज गति हॉरिजॉन्टल, वायु की क्षैतिज गति जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है जिसको पवन कहते हैं, तो पवनें कैसे चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। और लेकिन ये आपको यह ध्यान रखना है कि फेरल के नियम को लगाते हुए अपने को ध्यान रखना है, कोई भी पवन उत्तरी गोलार्ध में है तो अपन कहीं दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। तो देखिए इस रूप में आपके सामने, ये जो आपके सामने पवन का जो पार्ट है ये उच्च वायुदाब और ये निम्न वायुदाब, तो पवन इस रूप में चलेगी, और ये उच्च वायुदाब और ये निम्न वायुदाब, ये ऐसे ऐसा ही अपन का ये उच्च वायुदाब ये निम्न वायुदाब, तो पवन इस रूप में चलेगी। ये उच्च वायुदाब ये निम्न वायुदाब, तो पवन ऐसे चलेगी। ये उच्च वायुदाब ये निम्न वायुदाब, तो इस तरीके से चलेगी। ये उच्च वायुदाब ये निम्न वायुदाब, इस रूप में चलेगी। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो पवनों की दिशा इस रूप में होती, लेकिन अब अपन कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और उस घूर्णन के कारण ही कोरिश बल की उत्पत्ति हुई, और उसी बल के बारे में फेरल ने अपना लॉ दिया, नियम दिया, जिसमें कहा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, और जिसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में कि इस बल का प्रभाव इस तरीके से पवनों पे क्यों होता है। तो अब देखिए इस वाले भाग में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में अपन ने कहा दाईं तरफ, तो इसका आप देखेंगे इस वाले तीर के संदर्भ में, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ ये मेरा हाथ है, तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इस रूप में ये पवन ऐसे चलेगी। ऐसे इस वाली स्थिति अब मेरी है, तो अब मैं कहूं इस तीर में अपन का मेरा दायां हाथ इस तरफ है, तो ये इस रूप ऐसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवनें इस रूप में चल रही, तो ये आपके सामने ये देखिए ऐसे तीर के रूप में। और इन पवनों का नाम है 1 नंबर पे, जिसका नाम लिखा अपन ने व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इन्हीं अक्षांशों के बीच में जब आप देखेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में जब आप बात करें तो ये तीर जैसे मेरी स्थिति है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो मेरा हाथ इस तरफ है और इस तरीके से मुड़, और ये दक्षिणी गोलार्ध की क्या है? व्यापारिक पवन है। ये जो ब्लैक जो तीर है, ये तीर मैंने केवल बताया कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, सही मायने में पवन की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो ये रेड तीर वाली स्थिति है, इस रूप में होती है। जैसे आपने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ऐसा ये पवनें जो पछवा हैं, अब देखिए इस वाले भाग में आपके सामने ये इस रूप ये ऐसे चलते, और इन पवनों का नाम है 2 नंबर पे वेस्टर्ली विंड पछवा पवन। और ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूमते हुए इस रूप में, और इनको लिखा 2 नंबर पे पछवा पवन। फिर देखिए 3 नंबर पे जो ध्रुव वाले भाग की जो स्थिति है, ध्रुव वाले भाग को यदि आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा जैसे व्यापारिक पवनों की स्थिति, ऐसे ध्रुव वाले भाग उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब।
ऐसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो सही मायने में यदि व्यापारिक पवन की आपको डायरेक्शन ध्यान है तो वही ध्रुवीय पवन के ऊपर लागू होती है, और ये इस रूप में इसको नाम दिया अपन ने ध्रुवीय पवन। 3 नंबर ध्रुवीय पवन। ऐसा ही दक्षिण में आपके सामने, और इस पवन को नाम दिया अपन ने 3 नंबर पे ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। यदि इस डायग्राम को सही ढंग से समझा जाए और यदि आपको अच्छे ढंग से समझ में है तो चाहे परमानेंट विंड से संदर्भित कैसा भी प्रश्न आए आप आसानी से उसका आंसर बना पाएंगे। में क्या है जानकारियां, कौन सी पवनें किस वायुदाब पेटी से किस पेटी की तरफ चलती है, कहां से चल रही है, कहां जा रही है, ये भी इसमें दिख रहा है। किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच चल रही है, ये भी अपने को इस डायग्राम में दिख रहा है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में उसकी डायरेक्शन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या है, वो भी अपने को इस तीर से जानकारी प्राप्त हो रही है। और ये 3 बातें विशेष रूप से आती है, किस वायुदाब पेटी से किस वायुदाब पेटी की तरफ चलती है, किन अक्षांशों के बीच चलती है, और उसकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या है, या उसकी कोई खास विशेषता है तो उसके संदर्भित रूप में बात होती है। और तो अब अपन जो शुरुआत की थी, जो बात अपने पहले भाग से, ये अपने बात की सबसे पहले व्यापारिक पवने ट्रेड विंड। देखो व्यापारिक जो नाम दिया गया है, प्राचीन काल में इस वाले भाग में जहां ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं, इस वाले भाग में इन व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हुए पाल वाले जहाज और इस मार्ग से व्यापार करते थे, व्यापारी इस माध्यम से व्यापार करते थे। तो उसी ट्रेड के आधार पर, उसी ट्रैक के आधार पर, और इन पवनों का नामकरण क्या कर दिया, व्यापारिक पवन। दूसरा, ये जो ट्रेड विंड, जो ट्रेड इंग्लिश का जो टर्म लिख रहे हैं, ये ट्रेड जर्मन भाषा का भी शब्द है, और ट्रेड जो जर्मन भाषा का शब्द है उसके अंदर ट्रेड का तात्पर्य है निर्दिष्ट पथ, एक निश्चित पथ उसकी बात करता है। तो एक निश्चित पथ पे चलती है, तो इसका तात्पर्य जहां जर्मन भाषा के संदर्भ में एक निश्चित पथ है, और सामान्य रूप में जो व्यापारिक पवन की बात करें तो प्राचीन काल में पाल वाले जहाज इन पवनों का अनुसरण करते हुए और इन पवनों के आधार पर ही व्यापारिक मार्गों का निर्धारण हुआ, इसलिए इनको नाम क्या रख दिया, व्यापारिक पवने रखा गया। तो देखिए व्यापारिक पवने, पहले तो एक लाइन में इसका अर्थ लिख दें। प्राचीन काल में प्राचीन काल में व्यापारी पाल वाले जहाजों द्वारा इन पवनों का अनुसरण करते हुए व्यापार करते थे। अतः इन पवनों को व्यापारिक पवने कहा जाता है। प्राचीन काल में जब इंजन के जहाज नहीं थे, जिसमें अपन कहीं पाल हाथ से पानी निकालना था, तो पाल वाले जहाज थे, तो जिस दिशा के अंदर यदि जहाज को ले जाया जाए तो उस दिशा में आसानी से गति करता है, और इसी दिशा के आधार पर जो व्यापारी थे वो व्यापार करने लगे और व्यापारिक मार्गों का निर्धारण हुआ, इसलिए इन पवनों को नाम क्या रख दिया, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। दूसरे शब्दों में अपन इसको क्या कह रहे हैं, देखिए आप,
या ये लिखना ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्दिष्ट पथ, या इसको ऐसा कह सकते हैं निश्चित पथ। निश्चित पथ यानी दूसरे शब्द में ट्रेड जर्मन भाषा का भी ये शब्द है, और उस जर्मन भाषा के आधार पर इसका अर्थ क्या है, निर्दिष्ट पथ या निश्चित। इसकी एक दिशा निश्चित रहती है, इसलिए इसको निर्दिष्ट पथ या निश्चित पथ भी कहा जाता है। यदि ये अर्थ तभी आपको ध्यान रखना है जब यदि वो टर्म का प्रयोग करेगी जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द, जब ये बात करता है जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द का तात्पर्य है, तब आपको ध्यान रखना है निर्दिष्ट पथ की बात करता है। अब अपन आगे आते हैं, तो डायग्राम से अपनी बातें हैं। तीन चीज है जो अपन इसमें कंटिन्यूअस रूप में देखिए लिखते हैं व्यापारिक पवनों में। व्यापारिक पवने इसमें आपके सामने लिख रहा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से कहां चल रही है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, पहली बात। दूसरा, किन अक्षांशों में 30 से 35 से उच्च वायुदाब है, तो 30 से और कहां तक चलती है, 5 डिग्री तक। पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर पेटी की ओर 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच, ये ध्यान रखें आपके सामने कहा कि 30 से और 5, ये आपके सामने ये 5 डिग्री है, ये दक्षिण में भी ये 5 डिग्री है, या यूं कह दे 5 से 30, तो एरिया एक ही बात है। 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच, या यूं कहे 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, तो भी सही है। अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में चलती हैं। इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्ध में चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, अब देखिए आपके सामने जो टर्म है उत्तरी गोलार्ध में, ये अपन ने ये तीर बनाया हुआ है इस रूप में, और यदि इसको डायरेक्शन दिशा के आधार पे आप तय करें तो आप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। जब भी आपको दिशा से संदर्भित बात हो तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके संदर्भित रूप में हमेशा दिशाओं का जो निर्धारण है वो इस रूप में होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चाहे एग्जाम हॉल में आपका मुंह किधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये तय कर लें ऊपर की तरफ कागज में उत्तर है, नीचे दक्षिण है,
जिस तरफ आपका दायां हाथ है उधर ईस्ट पूरब है, बायां हाथ है उधर पश्चिम है। जिसमें आपके सामने ऐसे हुआ तो मेरा दायां हाथ इधर आया तो मैंने यहाँ लिखा ईस्ट, इधर लिखा बाईं तरफ वेस्ट। अब देखिए आपके सामने मैंने इसको रखा ये वाला तीर, जो ये तीर था इस वाले तीर को देखा तो ये तीर आपके सामने ऐसा है, ऐसा ये तीर बन रहा है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में कहां से चल रही है, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी दिशा है। पवन का नामकरण हमेशा चलने वाले स्थान से होता है, जा कहां रही है उससे नामकरण नहीं है। तो चल कहां से रही है, इस वाले भाग में, इसका मतलब ये कहां है, उत्तर पूर्व, और जा कहां रही है, दक्षिण पश्चिम। इसे अपने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये तो पूरे रूप में है, लेकिन चल कहां से रही है, उत्तर पूर्व से, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। तो जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे अपन ने उत्तरी गोलार्ध की बात की है वैसे आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति क्या है, ये वाला तीर है, और ये तीर आप देखो तो ये इस रूप, ये तो ये तीर कहां हुआ, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और ये कौन सा है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, यह इनकी दिशा होती है। तो तीन बातें अपन ने रखी है इसमें कि ये पवनी कहां से चली, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखे निम्न वायुदाब, इधर भी उपोष्ण है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चली है। इन अक्षांशों के बीच है 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच है। दिशा क्या है, उत्तर के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, साथ में अपन का दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। और ये मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है पवन जहां से चलती है उसके आधार पर नामकरण भी होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तो व्यापारिक पवनों को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन इनका नाम किया गया है। इन पवनों के साथ इस उष्ण कटिबंध में जो अपने आगे जो टर्म आएगा द्वितीयक परिसंचरण, वहां अपनी चर्चा होगी साइक्लोन चक्रवात। और चक्रवात की जो बात करते हैं तो चक्रवात के दो प्रकार हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो इन्हीं पवनों का अनुसरण करते हुए चलते हैं। कौन सी पवनों का, अपन कहें व्यापारिक पवनों का। तो एक नई जानकारी, और व्यापारिक पवनों के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो इसी में लिख दें आगे, व्यापारिक पवनों के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो गति करते हैं। दूसरा, व्यापारिक पवने जब आप देखेंगे विश्व के अंदर महाद्वीपों की स्थिति, तो ये सबसे पहले महासागरीय भागों से चलते हुए महाद्वीपों के पूरी भाग पे पहुंचती हैं। तो व्यापारिक पवनों से सबसे ज्यादा वर्षा महाद्वीपों के पूरी भाग पे होती है, और ये जब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचती हैं तो पहुंचते पहुंचते वहां तक इनकी आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वर्षा कम होती है। और इन्हीं क्षेत्रों से संदर्भित महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है वो डेजर्ट है, मरुस्थलीय भाग है,
और उसका एक कारण मरुस्थल निर्माण के लिए जो अपन कई कारण हैं, उत्पत्ति के कई कारण हैं मरुस्थल निर्माण के, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है वहां अपन के व्यापारिक पवने महाद्वीपों के पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। देखिए मैं आपके सामने एक बार हल्के रूप में इसकी जानकारी रखूं जिससे आपको स्पष्ट हो। जैसे मैंने आपके सामने ये कहा, ये आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपके सामने विषुवत रेखा है। अब जो आपके सामने करे कि व्यापारिक पवने कहाँ चलेंगी, इस वाले भाग से ऐसे, तो ये तो है महासागर, ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। तो जो अपन ने कहा इस वाला भाग, जिसको अपन ने कहा महाद्वीपों का ये जो पूर्वी भाग है, इस वाले भाग पे तो वर्षा होती है इन व्यापारिक पवनों से, लेकिन ये पश्चिम में आते आते ये शुष्क हो गया। तो यहाँ आपको पता है यहाँ कौन सा मरुस्थल है, सहारा, और यहाँ कौन सा मरुस्थल है, नामीब व कालाहारी। इसका मतलब महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक करती हैं और महाद्वीप के पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वर्षा कम होती है। तो मरुस्थलों की उत्पत्ति का एक कारण ये भी है। तो आगे इसी में लिखते हैं आप, व्यापारिक पवने महाद्वीपों के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा करती हैं। तो अपने 5 जानकारियों की बात की। कुपोषण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखे निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है। अक्षांशीय क्षेत्र 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच है। उत्तरी गोलार्ध में दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन का नाम दिया जाता है। व्यापारिक पवनों के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं और व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती हैं। ये अपनी बातें थी 1 नंबर पे, जिसको अपन ने नाम रखा ट्रेड विंड व्यापारिक पवन। अब देखिए आप 2 नंबर पे दूसरी जो पवन है, 2 नंबर पे पछुआ पवन है, वेस्टर्ली विंड। इंग्लिश के टर्म को एज इट इज हिंदी में भी लिखा जाता है वेस्टर्ली विंड, कई बार ऐसा ही लिख देगा। इंग्लिश के टर्म को हिंदी में वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवने या पश्चिमी पवने जिसको नाम दे रहे हैं। यानी आपके सामने पहले कहा था कि पवनों का नामकरण चलने वाली दिशा से तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको नाम रखा है पछुआ पवने। अब देखिए आप, पछुआ पवनों के संदर्भ में कहां से चलती हैं, 30 से 35 डिग्री उच्च वायुदाब वाली पेटी से, और कहां चलती है 60 से 65 तक, इस वाले भाग में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। पेटी कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। अब ये पश्चिम से जा रही हैं, तो पश्चिम से जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है उस पर पहले पहुंचेंगी महासागरों से चलते हुए। तो महासागरीय भागों से जब आर्द्रता लेकर और महाद्वीपों के जब पश्चिमी भाग पे टकराती हैं
तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर अधिक वर्षा करती है। पूर्व की तरफ जाते जाते इनकी वर्षा की मात्रा कम हो जाती है अपेक्षाकृत। तो जहां अपन का व्यापारिक पूर्वी भागों पे, तो पछुआ पवनें पश्चिमी भागों से वर्षा ज्यादा करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जहां आप देखेंगे इस तीर के अनुसार, दक्षिण गोलार्ध में इस तीर के अनुसार है। अब देखिए आप इसमें पछुआ पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। जो 35 डिग्री से 65 डिग्री 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध। दोनों गोलार्ध का मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। इस 35 डिग्री से 60 से 65 तक, अधिकतम 65 डिग्री तक जहां अपन कहें, और जो अपन कहें 60 से 65 वाले भाग में दोनों तरफ से पवनें आती हैं और फिर अपन टकराते हुए ऊपर उठते हुए डाइवर्जेंट हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, जो अपने पूर्व वाली कक्षा में देखा था। और इसमें भी अपन उसकी चर्चा करेंगे आगे। अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, जब अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध की जो दिशा है इसकी आपके सामने ये वाला तीर है, और मैंने आपसे पूर्व में भी ये चर्चा की थी। ये आपके सामने, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये तीर आपके सामने देखा तो ये तीर ऐसे बनता है, ये तीर ऐसे बनता है। तो पछुआ पवन कहां से चली? दक्षिण, ये वाला भाग दक्षिण, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में। तो जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व व दक्षिणी गोलार्ध में अब जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो देखिए आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का तीर ये है आपके सामने, देखिए ये वाला तीर, तो ये मैं आपके सामने ये बना दी। इसका मतलब कहां से चल रही है? उत्तर पश्चिम से, और कहां चल रही है? दक्षिण पूर्व की ओर, ये दो तीर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। वही तीन जानकारियां उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से, और कहां चल रही है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अक्षांश 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। दिशा उत्तरी गोलार्ध में कहा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में जब बात किया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती। और ये पछुआ पवन की दिशा से कई बार प्रश्न किया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। यदि आपको ये तीर ध्यान है
तो आप तो अपने जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसको कॉपी के ऊपर जरूर आप लाइन खींच ले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसमें तीर को बनाइए और फिर उसके बाद निर्धारित करिए, गलती नहीं हो पाई। अब देखिए पछवा पवनों के संदर्भित रूप में और जानकारियां। देखिए इसमें दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों के क्षेत्र में सागरीय सतह का विस्तार अधिक होने से न्यूनतम घर्षण बल के कारण पवनों की गति तीव्र हो जाती है। यह अपन ने बात की फ्रिक्शन फोर्स, पूर्व में भी अपन ने ये चर्चा की थी। पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारकों में तो एक कारक ये भी था, एक अपने का दाब प्रवणता बल, जो अपन कहें वायु दाब में परिवर्तन से संबंधित बात थी। एक अपन कहें पवन को कारक था घर्षण बल, और धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल का प्रभाव अधिक रहता है, और लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके घर्षण बल अपन कहीं लगभग शून्यता के रूप में हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो धरातल के ऊपर जो घर्षण बल है, स्थल भाग के ऊपर कहीं अपन कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, वृक्ष इत्यादि हैं, भवन है, इमारतें हैं, तो इनसे अपन कहीं घर्षण बल के कारण पवनों की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन सागरीय सतह के ऊपर कोई अपन कहीं अवरोध नहीं होता, वह न्यूनतम घर्षण बल लगता है, जिसके कारण सागरीय सतह पर पवनों की गति तेज होती है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवने हैं, इस वाले अक्षांशों के अंदर जल ही जल है। या अपन के प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जल ही जल का भाग अधिक है। इसलिए इस अधिक जलीय सतह, जिसको अपन ने कहा सागरीय सतह का विस्तार अधिक होने से न्यूनतम घर्षण बल के कारण पवनों की गति तीव्र हो जाती। कहां? किस वाले भाग में? दक्षिणी गोलार्ध में। पछवा पवनों की दक्षिणी गोलार्ध के अंदर घर्षण बल के कम होने से, सागरीय सतह के विस्तार के अधिक होने के कारण न्यूनतम घर्षण बल के प्रभाव से पवनों की गति तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अतः इसी में लिखें आगे, अतः इनका नामकरण कुछ अक्षांशों के आधार पर अलग अलग दिया हुआ है। अतः 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास पछवा पवनों को गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज, चालीस डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास जब पवनें पहुंचती हैं तो गति तेज होने के कारण गर्जने जैसी आवाज आती है, इसलिए इनको नाम रखते हैं गरजता चालीसा। आगे लिखना 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास
दक्षिणी अक्षांशों के पास क्रुद्ध पचासा, क्रुद्ध कहें या भयंकर पचासा, फ्यूरियस 50s, साठ डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास इन्हें तीखती साठा, सिक्रिंग 60s। ये नाम दिए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखें ये प्रश्न जब भी आता है तो इसमें पहला जो लोक लुभावना ऑप्शन होता है उसमें दक्षिण की जगह उत्तरी गोलार्ध लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है ये पछवा पवनों के जो तीनों टर्म हैं ये साउथ हेमिस्फेयर दक्षिण गोलार्ध की बात है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास रोरिंग 40s, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास जिसको भयंकर या क्रुद्ध पचासा फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास जिसको चीखती साठा सिक्रिंग 60s के नाम से जाना जाता है। इससे संदर्भित ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, कथन व कारण के रूप में भी इसके प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि मैं आपके सामने रख ही देता हूं इसको प्रश्न को, यदि गहराई से यदि ऐसा प्रश्न होता है तो देखिए। देखिए इसी में आगे मैंने आपके सामने लिखा, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ए को कहते हैं कथन, दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तीव्र होती है। पहला ये लिखा। दूसरा लिखा आर दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों के क्षेत्र में जलीय सतह का विस्तार अधिक पाया जाता है। अब देखिए इसमें इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं कथन और कारण में, तो उसमें ये लिखा जाता है ये कथन है, अब दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तीव्र होती है। और ये अभी अपने देखा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में तेज गति होती है, इसे गढ़ता 40 भयंकर 50 है, वह चीखती साठा नाम दिया है। ठीक, तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों के क्षेत्र में जलीय सतह का विस्तार अधिक पाया जाता है, और जलीय सतह का विस्तार अधिक होने से ही घर्षण बल कम लगता है, और इसी के कारण यहाँ पवनों की गति तेज होती है। इसका मतलब इस कारण से ही यहाँ गति तेज है दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसके जो ऑप्शन आते हैं, 4 विकल्प आते हैं, उसमें आता है ए व आर। ए का मतलब कथन, आर का मतलब जिसको अपन कहते हैं कारण, रीजन। ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये कथन सही है, कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों के क्षेत्र में जलीय सतह का विस्तार अधिक पाया जाता है, ये भी सही है।
और ये जलीय सतह अधिक पाए जाने के कारण ही यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गति तेज होती है। इसका मतलब ए व आर दोनों कथन सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है या आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका आंसर ये बनता है। और क्या विकल्प होते हैं? उसमें होता है ए व आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा विकल्प क्या होता है? ए सही है, आर गलत है। चौथा क्या होता है? ए गलत है, आर सही है। इस रूप में भी ऑप्शन होते हैं। तो इसका आंसर क्या बना? ए व आर दोनों सही हैं तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है। ये तार्किक रूप वाले प्रश्न हैं जो विशेष गहराई वाले प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसी पछवा पवनों के बारे में। पछवा पवनों के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। जहां व्यापारिक पवनों के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति कर रहे थे, तो पछवा पवनों के साथ कौन से चक्रवात हैं? अपन कहें टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति करते हैं। आगे, पछवा पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। क्योंकि ये महासागरीय भागों से जब आर्द्रता ग्रहण करके और जब ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे पहले टकराते हैं, तो पश्चिम भाग में ज्यादा वर्षा, पूर्व की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये अपने बात की पछवा पवनों का क्षेत्र क्या है, अक्षांशों का पार्ट कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में अपन ने शुरुआत में कहा था कि इनकी गति तेज क्यों हो जाती है, तो अपने को समझ में आया कि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जलीय सतह अधिक है, सागरीय सतह का विस्तार ज्यादा है, घर्षण बल कम लगता है, इसलिए इनकी गति तीव्र हो जाती है। और नेक्स्ट अंतिम जो अपनी तीसरी जो अपन कहें पवन है, जिसका नाम है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। पोलर विंड कहां से चलती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, पहली बात। दूसरी बात, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में जैसे व्यापारिक पवनें ऐसी इसकी है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें ऐसे ही ध्रुवीय पवनें हैं। यदि व्यापारिक पवन की डायरेक्शन ध्यान है तो अपन के ध्रुवीय पवन की भी डायरेक्शन ध्यान में रह सकती है। ध्रुव वाले भाग से कहां चलती है? 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में अपन के ध्रुवीय पवनें गति करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा और दक्षिणी गोलार्ध की दिशा व्यापारिक पवनों के अनुसार है, लेकिन ध्रुव वाले भाग पे जाते जाते यहाँ कोलिश बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है, जिसके कारण पवनों में जो अपन के विक्षेपण भी सबसे ज्यादा होता है, डिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी लगती हैं अब पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, इसलिए इनको अपन के पोलर ईस्टर्ली विंड भी कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवन भी नाम दिया जाता है। देखिए इसमें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, जिनकी दिशा
उत्तरी गोलार्ध में, जो आपके सामने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम व दक्षिणी गोलार्ध में, इस वाले पार्ट में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। आगे इन्हीं में देखिए, इन पवनों पर कोरियोलिस बल, इन पवनों पर कोरियोलिस बल पर कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव होता है, जिससे ये पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होती हैं। अतः इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवन भी कहा जाता है। इसको ऐसा भी लिख सकता है, पोलर ईस्टर्ली विंड। इस रूप में पोलर ईस्टर्ली विंड, ध्रुवीय पूर्वी पवन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखा इस तरीके से। भूगोल विषय का जो विद्यार्थी है वो तो उसको समझ सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां भी आपको कहीं हिंदी के शब्दों में कोई कठिनाई आती है तो एक बार उसके इंग्लिश वर्जन पे जरूर जाएं और देखें, शायद उससे अपने को प्रश्न में हल करने में और अधिक सुविधा हो सकती है और एक दो प्रश्न सही करने में आपको जरूर मदद मिल सकती है। तो ध्रुवीय पूर्वी पवन को ऐसा इंग्लिश में लिख दिया पोलर ईस्टर्ली विंड, जिसको इंग्लिश में लिखा है पोलर ईस्टर्ली विंड भी कहते हैं। तो अपन ने कहा कि ये तीन प्रकार की जो अपन के स्थायी पवनें थी, जिसको नाम रखा अपन ने व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय पवनें। देखिए इस वाले जो पार्ट में जो अपन ने बात की थी, शुरुआत में अपन ने कहा कि स्थायी पवनें कितनी है? तीन। नाम क्या है? व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय। विश्व के किस भाग में चलती है? कौन सी वायुदाब पेटी से कहां और किन अक्षांशों में? उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या है? अपन ने तीनों की दिशा देखी है। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों की गति तीव्र क्यों हो जाती है? क्योंकि अपन ने देखा है कि जलीय सतह का अधिक विस्तार है, न्यूनतम घर्षण बल के कारण वहां पवनों की गति तेज हो जाती है। इसलिए अपन ने कहा है दक्षिणी गोलार्ध में गरजता 40, भयंकर 50 व चीखती 60 जैसे अपन ने नाम दिए हैं। तो ये अपना टॉपिक था जो अपन ने कहा स्थायी पवनें। स्थायी पवनों से ही संदर्भित जुड़ा हुआ टॉपिक है पवनों का त्रिकोष्ठीय संचार, इसको अपन कहते हैं पवनों का देशांतरीय संचार। तो उसके संदर्भित अपन जो बात करेंगे कंटिन्यूअस रूप में, जो अपनी अगली क्लास में अपनी बात होंगी।